Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology chapter 6th molecular basis of inheritance। तो molecular basis of inheritance में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ के आ गए थे। लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसको ट्रांसलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमने ये जाना था। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा जेनेटिक कोड पे, ठीक है। सेंट्रल डोगमा तो हमें पता है ना, सेंट्रल डोगमा क्या होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ओके, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ओके तो ये हमने पढ़ लिया था। अब इसको तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, अगर सेंट्रल डोगमा आपसे पूछा जाएगा तो आई नो कि आप इजीली कर लेंगे। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसी के कोड को फिर डिकोड करके आगे तक पहुँचाना उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है ना। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, जो कि हम थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कोड के फॉर्म में डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ रहे हैं ना। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि मीनिंग एंड रोल ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में बात करते। तो एक यूनिकनेस है हमारे हर एक सेल में। आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक यूनिकनेस है, कुछ ना कुछ यूनिक उसकी बॉडी में रहता ही है, इंडिविजुअल में या किसी स्पीसीज में। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उनमें कुछ यूनिकनेस होगी अदर के कंपैरिजन। वैसे डॉग है तो उसका अपना कुछ यूनिकनेस होगा, उसकी सेल्स की अपनी कुछ यूनिकनेस होंगी। इवन एक इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिकनेस होती है, एक अलग फीचर्स उसके होते हैं। तो और साथ ही साथ एक यूनिकनेस होती है इसके प्रोटीन्स में। तो सेल जो होते हैं जो सिंथेसाइज एनेबल रहते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाते हैं। हमें पता है कि अल्टीमेटली आरएनए से प्रोटीन ही बनना है, तभी सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है प्रोटीन को बनाने के लिए, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे रहती है, ये इन्फॉर्मेशन रहती है डीएनए के पास, लेकिन डीएनए में कैसे रहती है, कोड के फॉर्म में रहती है। तो उसी को हम जानते हैं। तो मतलब कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, सेल की एक यूनिकनेस, हर एक इंडिविजुअल में, हर एक स्पीसीज में, हर एक सेल की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हर एक सेल का अपना एक यूनिकनेस है, एक यूनिक फीचर है। और ये यूनिक फीचर कैसे आता है, डीएनए में प्रेजेंट कोड की वजह से। और उन्हीं कोड को क्या कह दिया जाता है, जेनेटिक कोड। यानी कि ऐसे कोड जो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, जो एक हर एक इंडिविजुअल को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं बेटा, जेनेटिक कोड। ठीक है, तो ये कहाँ भेजा जाता है, प्रोटीन इस जेनेटिक कोड को एमआरएनए के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, बॉडी की प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यानी कि साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स में इसे भेजा जाता है ना। एमआरएनए से तो भेजा जाता है ना, जहाँ पे डीएनए एक टेम्पलेट का काम करता है। तो और साथ ही साथ एमआरएनए के बेस उसी हिसाब से जाते हैं, जो भी बेस इसमें प्रेजेंट रहते हैं उसी हिसाब से जाते हैं और फिर प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड की चेन को सिंथेसाइज करते हैं। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो उसके बाद जो डिटर्मिनेशन होता है इन सीक्वेंसेस का, एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के साथ और फिर काम करते हैं एक जेनेटिक कोड की तरह। ठीक है, तो ये तो हो गया जेनेटिक कोड जो कि डीएनए में प्रेजेंट रहता है, एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रहता है। तो नेचर क्या होता है, अगर हम नेचर की बात करें, डीएनए के नेचर की बात करें या जेनेटिक कोड के नेचर की बात करें, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो 20 टाइप के होते हैं हमारे एमिनो एसिड। ठीक है, आपने पहले से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं। देयर आर 20 काइंड ऑफ एमिनो एसिड एंड ओनली 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सिर्फ 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हमारे पास हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। AGCT या AGTC जो भी आप बोलते हैं, तो हमारे पास यही तो है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए के पास यही तो कोड है, सिर्फ 4 नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। अब यही जो नाइट्रोजिनस बेसेस है ना, आप ये समझ लीजिए, यही इन 20 एमिनो एसिड के लिए कोड करने वाले हैं। 4 के 4, यही 4 20 के लिए कोड करेंगे। तो कैसे करते होंगे, क्या यूनिकनेस इसकी होती होगी। तो बोला कि ये क्लियर था, इट इज क्लियर दैट 1-to-1 कोरिलेशन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड एमिनो एसिड इज नॉट पॉसिबल। एक एक तो हो नहीं सकता। अगर एक एक कोड करेगा तो वो सिर्फ 4 एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो हर एक जेनेटिक कोड क्या करता है, मतलब ये 4 के 4 जेनेटिक कोड आपस में मिलके 20 एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं और यही 20 एमिनो एसिड जेनेटिक कोड हमारे होते हैं।
ठीक है, इसी को आप समझ सकते हैं कि यही जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यही AUGTC मिलके जब एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं तो यही कहीं ना कहीं जेनेटिक कोड हमारा बनाते हैं। यही एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ही हमारा जेनेटिक कोड बनाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो फिर अब बात ये आई कि भाई कैसे जेनेटिक, कैसे ये चार ही बेस 20 के लिए कोड करते होंगे, ये बात आई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि अगर एक बेस एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, मान लो 20 एमिनो एसिड है, उन 20 एमिनो एसिड है, उनमें से थाइमिन ने एक के लिए कोड कर लिया, ग्वानिन ने एक के लिए कोड कर लिया, साइटोसिन ने कोड कर लिया, एडिनिन ने कोड कर लिया, तो फिर ये तो चार के चार ही तो कोड हुए, बाकी के 16 एमिनो एसिड कहाँ जाएंगे? फिर उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होगा? उतने भी तो, वो भी तो कोड होने चाहिए ना। तो अब ये क्या हो गया, 4 की पावर 1 कह दीजिए, तो यानी कि ये 4 के लिए ही क्या हुए, कोड किया इन्होंने। अब जब ये, क्योंकि कोड तो वो कर ही रहा था, लेकिन जब साइंटिस्ट सोच रहे थे, जब साइंटिस्ट बात कर रहे थे इस बारे में कि कोडिंग कैसे होती होगी डीएनए में, तो सबसे पहला ये आइडिया आया, ये फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि एक, अगर हम एक की हम बात करते हैं कि एक एक के लिए कोड कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये 20 एमिनो एसिड के लिए तो कोड करने वाला है नहीं, क्योंकि एक के लिए एक ही कोड हो रहा है, बाकी के 16 वेस्ट चले जा रहे हैं। फिर बात आई कि क्या जेनेटिक कोड डबल के सीक्वेंस में काम करता होगा फिर, यानी कि ऐसा क्या होता होगा, AG या CG कुछ इस तरीके से आपस में मिलके काम करता होगा। तो ये भी ट्राई किया गया, चलो जानते हैं कि क्या इस तरीके से ये कोड करता होगा। तो 4 की पावर 2 हो सकता है, क्योंकि एक 2 के लिए कोड कर रहा है, 20 एमिनो एसिड है, तो 4 स्क्वायर बोल सकते हैं। 4 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16। अब ये जो दो यानी कि AGCU, अगर हम मतलब ATGC ऐसे बोलते हैं ना, अगर ये दो दो मिलके भी, पहले तो एक एक मिलके एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे, हमने कहा ये फेल हो गया, फिर हमने कहा कि चलो कोई भी दो, इसमें से ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, मतलब कोई भी सीक्वेंस इनका, कोई भी दो मिलके एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 16 के लिए कर रहे हैं, 4 फिर भी एक्स्ट्रा रह जा रहे थे। तो अब बात आई कि आखिर जेनेटिक कोड कैसे कोड करता होगा, कैसे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अपने आप को अरेंज करके रखते हैं कि टोटल 20 के 20 एमिनो एसिड आपस में कोड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब ये 16 के लिए हो रहा है, तो फिर ये इनएडिक्वेट था कि नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन फिर ये माना गया कि अगर एक सीक्वेंस ऐसा है, अगर 3 बेस इसमें कोड करते होंगे आपस में, कि आपस में 3 मिलके एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते होंगे, तो 4 बेसेस वुड स्पेसिफाई एमिनो एसिड। तो कैसे होता होगा, अगर हम मान के चलें कि 3 के लिए कोड 3 मिलते हैं, मतलब कि जैसे AUG एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, फिर हो सकता है GUG दूसरे एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो जब ऐसे माना 3 के लिए 4 और वो 3 के लिए कोड कर रहे हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64। यस, ये क्या कर रहा है, ये फुलफिल हो रहा है, मतलब 20 एमिनो एसिड तो इसमें से कोड होने ही होने वाले हैं। और इसीलिए क्लियरली अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस कॉल्ड द ट्रिपलेट कोड। वो तो डबलेट कोड था, 2 के लिए यूज किया गया, जब कहा गया कि डीएनए 2 के लिए यूज करता है तो उसे डबलेट कोड कहा गया, ये भी फेल हो गया, लेकिन ये आया ट्रिपलेट कोड, जिसको कहा गया कि यस, डीएनए इसीलिए कहा जाता है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, 3 से मिलकर बना हुआ रहता है, क्योंकि वो 3 एमिनो एसिड, मतलब कि 3 बेस मिलके ही एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, जो कि सेटिस्फाई करते हैं इसको। तो ये माना जाता है कि इट इज द सिंपलेस्ट कोड दैट कैन अकाउंट फॉर द 20 एमिनो एसिड, जो कि 20 एमिनो एसिड के लिए तो आराम से कोड कर लेता है। और सिंगल और जो डबलेट, सिंगलेट एंड डबलेट जो कोड थे वो इनसफिशिएंट हो रहे थे, जबकि ये तो ज्यादा भी हो रहे हैं ना। तो यानी कि द सीक्वेंस ऑफ बेस ट्रिपलेट इन डीएनए मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट द जेनेटिक कोड, यानी कि डीएनए के मॉलिक्यूल में जो 3 का जो सीक्वेंस है, इन 3 मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है वही आगे जाके जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसीलिए यही रीजन है कि कहा जाता है डीएनए क्या होता है बेटा, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, डीएनए ट्रिपलेट, सॉरी जेनेटिक कोड जो होता है डीएनए में प्रेजेंट जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, क्योंकि 3 बेसेस मिलके एक एमिनो एसिड को वो कोड करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो जेनेटिक कोड है वो उसको डिफाइन किया जाता है कैसे, एक सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ बेस ट्रिपलेट इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो बेसिस के सीक्वेंस हैं ट्रिपलेट फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसको भी जेनेटिक कोड कहा जाता है, क्योंकि जो सीक्वेंस है डीएनए की, जो सीक्वेंस है ट्रिपलेट में मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, ट्रिपलेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है ईच ट्रिपलेट रिप्रेजेंटिंग 1 एमिनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि 3 है, ये एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये दूसरा, ये दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा, एक एक एमिनो एसिड को सभी लोग क्या करेंगे, सभी के सभी ये 3 कोड एक एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। और जो कन्वेंशनल जो रिटर्न लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, 5' से
3' सीक्वेंस में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो दैट अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 एमिनो एसिड वाज फर्स्ट। अब बात आती है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ये कि किसने ये बताया था। तो सबसे पहले जॉर्ज गैमो 1954 में ये पता लगा था, बहुत ज्यादा पुराना है नहीं ये। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। जॉर्ज गैमो नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1954 में इन्होंने ट्रिपलेट कोड के बारे में बताया था। और साथ ही साथ क्रिक इन 1961, जो क्रिक थे, वॉटसन और क्रिक 2 साइंटिस्ट थे ना, क्रिक जो थे उन्होंने 1961 में कंक्लूड किया कि जो 3 कॉन्जुगेटिव न्यूक्लियोटाइड होते हैं एमआरएनए में, एमआरएनए स्ट्रैंड डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ सिंगल एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वो भी डिटरमाइन करते हैं, एक सिंगल एमिनो एसिड की चेन को डिटरमाइन ये करते हैं, उन्होंने बाद में ये बताया था, ठीक है। तो उसके बाद जो नीरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए, नीरेनबर्ग और मथाई नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी प्रोवाइड किया एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, इन्होंने दे दिए थे कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही होता है। तो वहां से प्रूफ हो गया था कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही होता है, ठीक है। तो जो अगर हम डिटेल की बात करें, जेनेटिक कोड में डिटेल की अगर हम बात करते हैं, तो जो फर्स्ट कोडॉन, इसको कोडॉन ही तो कहा जाता है ना, 3 का जो कोड होता है उसे कोडॉन कहा जाता है ना, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो ये जो फर्स्ट कोडॉन को दिखाया गया था वो सबसे पहले 1961 में मार्सेल नीरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जो कि यू था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहला, सबसे पहले जो कोडॉन डिटरमाइन हुआ था, जो पहचाना गया था, वो कोडॉन कौन सा है। तो वो कोडॉन कौन सा है बेटा, यू, जो कि कोड करता है एक एमिनो एसिड के लिए, और उस एमिनो एसिड का नाम होता है फिनाइल एलेनाइन। ओके, तो ये इस एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। फिर मार्सेल नीरेनबर्ग और दूसरे हरगोबिंद खुराना, आपने जानते हैं ना, हरगोबिंद खुराना के बारे में आपने जाना होगा, नॉर्मली आपने यही पढ़ा होगा कि हरगोबिंद खुराना ही फादर ऑफ जेनेटिक कोड है। हरगोबिंद खुराना इंडियन एक साइंटिस्ट थे, जहाँ पे उनको यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में सारी चीज़ें नहीं मिली थी उस टाइम पे, तो वो कहीं बाहर चले गए थे, वहाँ जाके उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। तो हरगोबिंद खुराना जो थे, इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट हम कह सकते हैं उन्हें, कि बाद में उन्होंने नीरेनबर्ग के साथ मिलके, इन दोनों ने, नॉर्मली हरगोबिंद खुराना को जेनेटिक कोड में बहुत बड़ा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो बहुत ज़्यादा माना जाता है इसके लिए। तो इन दोनों ने मिलके ये डिटरमाइन किया था, ये बताया था कि कौन सा सीक्वेंस किसके लिए कोड करता है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि मतलब ये बताना कि जैसे यू है तो ये फिनाइल एलिलीन के लिए कोड करता है, और ऐसे ही अगर हम बोलें तो एक और है यूसी, ये भी फिनाइल एलिलीन के लिए ही कोड करता है। और यूए होता है, यूजी होते हैं, ये दोनों ल्यूसीन नाम के एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। अब बेटा देखो, ये हरगोबिंद खुराना ने और नीरेनबर्ग ने दोनों ने मिलकर बनाया था, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो था ही। अब आप सोच रहे होगे कि 2 एमिनो एसिड मीन्स कि 2 जेनेटिक कोड, 2 ट्रिपलेट कोड एक एमिनो एसिड के लिए कोड क्यों कर रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं ना। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एमिनो एसिड कितने हैं, 20 एमिनो एसिड है, लेकिन ये कोड कितने हो जा रहे हैं, 64 हो जा रहे हैं ना। तो ये सब कोई तो 3 के लिए भी कोड करते हैं बेटा, कोई 3 के लिए कोड करता है, कोई 4 के लिए, कोई 4 एमिनो एसिड के लिए, सॉरी मीन्स कि कोई जैसे कि 4 CGU एंड CGC, CGA और CGC, ये 4 के 4 मिलके एक एमिनो एसिड के लिए, आर्जिनिन नाम होता है एमिनो एसिड का, उसके लिए कोड करते हैं। मतलब कि ताकि ये 20 के 20 एमिनो एसिड फिट हो जाएं इन 64 कोडॉन के लिए। हमारी बॉडी में देखो कितना स्पेसिफिक है ना, कितना सारा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्सपेरिमेंटली ये किया गया हो। एक नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिली हुई है, जैसे कि सिर्फ 20 एमिनो एसिड है लेकिन जेनेटिक कोड हमारे पास 64 हैं। तो उन 64 को ही बिल्कुल फिट बैठाने के लिए कभी कभी 4 कोड मिलके एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलता है, कोई 3 कोड करता है, कोई 1 करता है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हरगोबिंद खुराना और नीरेनबर्ग ने दोनों ने मिलके ये बताया था कि कौन सा सीक्वेंस, मतलब कि अगर यूए है तो ये फिनाइल एलिलीन के लिए कोड करेगा, यूए है और यूजी है तो ये ल्यूसीन के लिए कोड करता है। किसके लिए, कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ये उन्होंने बताया था। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका था, और इस चीज के लिए उन्हें 1968 का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। हरगोबिंद खुराना को इस चीज के लिए 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और जो जेनेटिक कोड है वो इन्यूमरेटेड रहता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम, जैसे हमने उसमें जैसे हम करते थे ना, डायहाइब्रिड क्रॉस में करते थे ना, तो वैसे ही हमने इसको भी समझना होता है। कैसे समझेंगे अभी इसको जानते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको। वो टेबल हमने बनानी होती है जिसमें कोड होते हैं
टर्म्स ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड नॉट ऑफ डीएनए। डीएनए के कोड नहीं होते हैं, मैसेंजर आरएनए के वो कोड होते हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए तो जाता है ना, यहाँ पे आरएनए तो जाता है प्रोटीन में कोड को लेके, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं होता, तो मैसेंजर आरएनए के कोड वहाँ पे को होते हैं। और इसके लिए रीजन ये है कि द रीजन फॉर दिस प्रैक्टिस इज दैट द सेल रीड द कोड फॉर फ्रॉम ए मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। डायरेक्टली डीएनए के मॉलिक्यूल के कोड नहीं पढ़ता है ना सेल, वो किसके कोड पढ़ता है, वो कोड पढ़ता है मैसेंजर आरएनए के, क्योंकि डीएनए अपनी कोडिंग इसे दे रहा है, ये अपनी कोडिंग इसे दे रहा है, तो आरएनए तो अपनी कोडिंग ही देगा ना, मतलब आरएनए के पास यूरेसिल है, तो यहाँ पे थायमीन का जो कोड है वो उसको यूरेसिल के फॉर्म में मिलेगा और यहाँ पे कोई यूरेसिल देगा, ठीक है। तो पहले हम ये बना लें, टेबल बना लेते हैं, तो आपको क्लियर एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कह रहे हैं हम 64 है, आप उसे काउंट भी कर सकते हो, फिर 64 होते हैं, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यूरेसिल हो सकता है ना, साइटोसिन हो सकता है, एडिनिन हो सकता है और गुआनिन हो सकता है, यही तो 4 बेस हो सकता है ना, यही तो 4 बेस कोड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे भी हम तभी भी तो ऐसे ही लिखते थे ना बेटा, जब हम किसकी बात करते थे, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते थे, यू यहाँ पे लिख देंगे, सी यहाँ लिख देंगे, ए, अब शायद ये दिखेगा नहीं, ए और यहाँ जी। अब देखो क्योंकि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, ये तो डाई हाइब्रिड के लिए, अगर ट्राई हाइब्रिड करते तो हम कैसे करते, यहाँ भी तो वही लिखते ना, यू सी ए जी, ठीक है, सॉरी हाँ यू सी ए जी, ओके। इसके लिए हमने कर दिया, सामने सामने नहीं हो पाए ये जी। तो अब देखो इनको कैसे बनाएंगे, मुझे पता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ के आ चुके हैं और 10th में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ के आए हैं, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, वैसे ही हमने करना है जैसे हम डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे ना, पुनेट स्क्वायर जैसे हम करते थे, वैसा ही ये भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे करते थे, यू यू, यही तो कर रहा था हमने, है ना, यू यू, लेकिन अब यहाँ से ये वाला भी हम ले लेंगे, ठीक है, ये वाला भी हम इसको ले लेंगे, तो यू 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 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ओके। इसको थोड़ा साइड लिखना, क्योंकि यहाँ पर भी कोड आएगा ना, तो इस यू सी ए जी को हम इस किनारे लिखते हैं, ठीक है। तो ये यू यू और ये यू, अब क्या आएगा, ये हो गया यू यू सी। अगर फिर इसी के साथ करेंगे तो इसी कॉलम में, क्योंकि क्या आएगा बेटा, ये ज्यादा के लिए कोड 4 हमने बनाने होते हैं, तो देखो अब यू यू सी, यहीं पे ये मैंने गैप कम छोड़ दिया है, तो यू यू सी, फिर यू यू ए, पहले इसके लिए आएगा, ठीक है, पहले तो यू 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 के यू के लिए आया, फिर यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे तो क्या होगा, यू, अब इसको छोड़ दीजिए, सी यू, ठीक है, यू सी यू, यू सी सी, ये तो होगा, नीचे सी तो है ना, या यू, एक ही बात है, आप यहां से देख रहे हो या यहां से देख रहे हो, कहीं से भी देखो, क्योंकि है तो सब सेम ना, यू यू सी, सॉरी यू सी सी, ऐसे ही यू सी ए, और फोर्थ क्या हो जाएगा, यू सी जी, यहां से देखो या यहां से देखो, ओके। फिर ऐसे ही, अब ये यू तो रहेगा ही, ये ए आ गया और यहाँ क्या है यू, ओके। तो ऐसे ही यू ए, अच्छा यू ए यू हो गया, यू ए सी अब आएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, सी है ना, यू ए सी, ओके। फिर यू ए ए, यू ए ए, है ना, यही तो होगा, और फोर्थ आ जाएगा यू ए जी, यू ए जी, देखो यू ए यू, यू ए सी, यू ए ए, यू ए जी, या ये वाला जी ले लो, ठीक है। तो ऐसे करते रहेंगे, और सारा मैं आपको दिखाती हूँ, बुक में दिखाती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूँ तो ये दो मिलके करते हैं फिनाइल एलिनिन, जिसे कि PHE कहा जाता है, इसके लिए कोड करते हैं। ये दो मिलके ल्यूसिन के लिए कोड करते हैं, LEUCINE, ल्यूसिन के लिए कोड करते हैं। और ये चारों के चारों मिलके सेनिन के लिए कोड करते हैं, SENNE,
ठीक है। और ऐसे ही ये UAU और UAC टायरोसिन TRY के लिए कोड करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो सिस्टीन, ये यहाँ पे वाला जो कोड आता है वो आता है UGU एंड UGC आता है, तो ये कोड करता है सिस्टीन के लिए, ठीक है। और ये ट्रिप्टोफैन के लिए TRP के लिए नेक्स्ट वाला कोड करेगा। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, पूरी टेबल दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो फिर बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। तो ये हमारी जेनेटिक कोड की जो टेबल है वो ये है UUU UUC UUA UUG, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिनाइल एलिनिन PHE, तो शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है। और ल्यूसिन LEU, और ये है CWCUC। कैसे रहा है UUU, ठीक है, यहाँ से लिया UUC UUA UUG, ये सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। मैंने तो एक ही में लिखा था, तो लेकिन ये आप चाहें तो सबके लिए अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, ओके। तो उसके बाद UCU, ठीक है, UCC UCA और UCG, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ये हमारे क्या है, जेनेटिक कोड है, ठीक है। अब काउंट करते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 एंड 64 हो गई ना। 64 के 64, और ये 64 के 64 मिलके 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और एक जो होता है वो नॉनसेंस वाला होता है, तो ये इनको 23 आ रहा है ना, तो 20 को कोड करते हैं, बाकी के जो 3 होते हैं ना वो स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस के फॉर्म में वो होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे कोडॉन होते हैं, हमने पढ़ा है कि इनिशिएटर भी होते हैं और क्या होते हैं बेटा, टर्मिनेटर भी होते हैं। रोकने वाले भी तो होते हैं ना, स्टॉप कोडॉन भी होते हैं और वो भी होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, जो इनिशिएट करते हैं और जो स्टार्ट करते हैं उनको इनिशिएटर कहा जाता है, और जो रोक देते हैं उनको क्या कहा जाता है, पेप्टाइड चेन को जो रोक देते हैं उन्हें स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि UAA और UAG होता है, तो इनको स्टॉप कोडॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो टेबल है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कर लीजिएगा। वैसे बहुत क्लियर तो ये आ नहीं रहा है, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरा बना के आपको दिखा दूंगी, या अभी कर लेते हैं, ठीक है, अभी कर लेते हैं। तो ये टेबल मैंने जैसे बनाई वैसे आप भी बनाओगे। क्या करना है, देखिए कॉलम में UCAG लिखिए, ये क्या है बेटा, mRNA के कोड हैं, ठीक है। यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अगर DNA होता तो थाइमिन होता, और DNA का इसलिए नहीं लेते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो वहाँ पे थाइमिन क्यों नहीं होता है, यूरेसिल क्यों होता है, क्यों होता है बेटा, क्योंकि हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि DNA डायरेक्टली नहीं जाता है राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वो क्या करता है, अपने कोड को mRNA को देता है, तो mRNA तो अपने हिसाब से लेके जाएगा ना। mRNA के पास क्या होता है, यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पे यूरेसिल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है, ना कि थाइमिन के फॉर्म में, ठीक है। तो इतना आ गया होगा ना समझ में। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे कोड करता है। तो सबसे पहले हमने कहा UU, और ये इधर का सबके लिए ऐसे लिख लीजिए, हर एक कॉलम में इस U के लिए UCAG कोड, फिर UCAG, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है ना। तो ये क्या कर देगा, अब ये क्या बनाएगा, U एंड U। अब ये तो आपको पता है कैसे बन रहा है, U और यहाँ से C, ठीक है। तो U C, फिर क्या बनेगा, UA और UG, ओके। फिर ऐसे ही अगला भी करेंगे, तो UCC UCA UCG UAU UAC UAA UAG UGU UGC UGA और UGG, ठीक है। तो ये और UGA, ये हमारे होते हैं कोडॉन फॉर टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन के टर्मिनेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, टर्मिनेट करने के काम ये आते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अब नेक्स्ट लाइन पे आइए, इसमें भी ऐसे ही होगा, फिर सी सी यू यू, ऐसे ही तो आएगा ना सबके साथ, तो क्या होगा सी यू यू, जैसे कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में करते थे, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। उसके बाद हम कर देंगे सी सी यू, सी सी सी, सी सी ए और सी सी जी। ओके, फिर सी ए यू, सी ए सी, सी ए, सी ए जी, सी जी यू, सी जी सी, सी जी ए, सी जी जी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ए से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ए यू यू, ए यू सी, ए यू ए यू जी, ए सी यू, ए सी सी, ए सी ए सी जी। तो यहाँ बन जाएगा ए यू, ए सी, सॉरी ए सी सी बनेगा ना बेटा, अच्छा सही है, ए सी, हाँ, फिर ए जी, ए जी यू, ए जी सी, ए जी जी। ठीक है, लास्ट जी यू यू, जी यू सी, यू सी एंड जी यू ए, जी यू जी। ठीक है, फिर जी सी यू, जी सी सी, जी सी ए, जी सी जी, जी ए यू, जी ए सी, जी ए जी ए जी। ठीक है, नेक्स्ट है जी जी यू, जी जी सी, जी जी सी, जी जी ए जी, अच्छा जी जी यू, जी जी सी, जी जी ए एंड जी जी जी। ठीक है, तो अब ये आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत सोचने कि 64 के 64 याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमने यू सी ए जी याद रखना है, बस यू सी ए जी यहाँ लिखना है, यू सी ए जी यहाँ लिखना है, यू सी ए जी हर कॉलम में यहाँ लिखना है, और हमारे सारे के सारे जेनेटिक कोड आ गए। थोड़ा बहुत जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ध्यान दीजिएगा कि जो जेनेटिक कोड होता है, 2 जेनेटिक कोड मिलकर एक एमिनो एसिड को भी कोड कर सकते हैं, और 4 जेनेटिक कोड मिलकर एक एमिनो एसिड को भी कोड कर सकते हैं। तो एमिनो एसिड भी इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़े तो, जैसे ये फिनाइल एलिनिन के लिए कोड करता है, तो ये तो हमें ध्यान रखना होगा, PHENYL ALANINE, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, कहने से मतलब ये कि आपको ये टेबल आनी चाहिए। ठीक है, टेबल आएगी तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टेबल नहीं आता है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो टेबल तो, और टेबल भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड याद करने हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, बस ये याद रखना है, 3 जगह इनको लिख देना है, और फिर जैसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं वैसे हमने इसको करना है। ओके, तो ये फिर नेक्स्ट ये ल्यूसिन के लिए कोड करता है, यानी कि 2 मिलके एक के लिए कोड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये ल्यूसिन के लिए कर रहा है, ये तो आपकी बुक में भी होगा, ये चारों मिलके फिर से ल्यूसिन के लिए कोड कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी तो सारे के सारे फुलफिल करना है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 मिलके एक के लिए कोड कर रहे हैं, ये होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, तो इसे LEU कहा जाता है, इसे LILE कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये 4 के 4 एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, जिसे वैलिन कहा जाता है, और VAL से इंडिकेट किया जाता है। ओके, फिर ऐसे ही ये 4 के 4 के लिए कोड करता है, 4 के 4 एक के लिए कोड करते हैं सैनी, तो SET से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोलीन, चारों ही मिलके प्रोलीन के लिए कोड करते हैं, और फिर ये कोड करता है थैरोनिन, 20 के 20 एमिनो एसिड भी आपको याद हो जाएंगे।
THRENINE और सिंपल कहा जाता है THR से इंडिकेट किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट ये एलेनिन के लिए कोड करते हैं 4 के 4, ALANINE, एलेनिन के लिए कोड करते हैं ALA से हम कहते हैं। नेक्स्ट ये कोड करते हैं टायरोसिन के लिए TYROSINE, तो इसे कह दिया जाता है TRY। इन दोनों के लिए कोई कोडिंग नहीं होती है क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है। ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते क्योंकि ये रोकने का काम करते हैं। ओके, उसके बाद आता है हिस्टीडीन, ठीक है, तो इसे HIS भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये ग्लूटामाइन तो सुना होगा नेम, ग्लूटामाइन के लिए कोड करते हैं GLU इसे कहा जाता है, ठीक है, या GIN नॉर्मली कहते हैं इसे। और ये दोनों कोड करते हैं एस्परजीन के लिए। एस्परजीन और इसको शो करते हैं ASN से, ठीक है। और फिर लाइसिन के लिए कोड करता है ये लाइसिन, LYS से बोल दो, ठीक है। फिर GAU और GAC एस्पर्टिक एसिड, और ASP से कहा जाता है GA ग्लूटामिक एसिड, GLU, ठीक है। और फिर फोर्थ वन ये हमारा कोड करता है, ये दोनों हमारे लिए कोड करते हैं हमारे अमीनो एसिड सिस्टीन के लिए CYSTEINE, और इसको हम बोल सकते हैं CYS, ठीक है। CYS से हम इसे इंडिकेट करते हैं। और इसके लिए कोई कोड नहीं है, क्यों पता है ना आपको, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन होता है। इसके लिए होता है ट्रिप्टोफैन, TRP, ठीक है। और ये चारों के चारों कोड करते हैं आर्जिनिन को, ARGININE, आर्जिनिन के लिए कोड करते हैं ARG से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेरीन, SERINE, सेरीन के लिए कोड करता है, और ये भी आर्जिनिन के लिए कोड करता है, ठीक है, ARG। फिर ये चारों के चारों कोड करते हैं एक अमीनो एसिड के लिए, जिसे ग्लाइसिन हम कहते हैं और GLY कहा जाता है, ठीक है। अब तो आप बना लोगे ना इसको, तो अभी तो क्लियरली दिख भी रहा है शायद, तो आप इसको कर सकते हो। और अगर दिख नहीं भी रहा है तो मैंने पूरे नेम लिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आप अमीनो एसिड के नेम लिख लीजिएगा। तो ये है हमारा जेनेटिक कोड यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप लिखेंगे फर्स्ट लेटर 5 days एंड, ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे 5 days एंड की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड लेटर, यहाँ से थर्ड लेटर आएगा, थर्ड लेटर 3 days एंड ये इधर को, ये नीचे को, ये ऊपर को, ठीक है। और ये मिडिल लेटर हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो इतना तो आ गया ना समझ में जेनेटिक कोड क्या होता है। और फिर यहाँ पे को RNA का ही यूज़ होता है 5 days से 3 days। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या कैरेक्टर क्या होते हैं, क्या विशेषताएं इसकी हैं। तो जो जेनेटिक कोड होता है DNA का, इसके कुछ स्टेबलिश फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ट्रिपलेट नेचर का ये होता है, हमें दिख रहा है सभी 3-3 के फॉर्म में, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सभी 3-3 हैं, तो ट्रिपलेट नेचर का ये होता है, हमें पता है। और 3 एडजेसेंट बेसेस, आसपास के जो 3 एडजेसेंट बेसेस, जैसे ना आपको दे दिया जाए
CCUCAG आपसे कह दिया ये है, इसको आप जेनेटिक कोड के फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लेंगे? ये मतलब जेनेटिक कोड दिखाइए, तो ये तीन एक जेनेटिक कोड, एक कोडॉन को शो करेंगे, ये तीन एक कोडॉन को शो करेंगे, हो गया जेनेटिक कोड, है ना। तो यही ट्रिपलेट के नेचर में ये होता है। और एडजेसेंट, तीन जो एडजेसेंट बेसेस होते हैं आपस के, एडजेसेंट मीन्स अगल बगल वाले जितने भी बेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और उनको कोडॉन कह दिया जाता है। ठीक है, ये स्पेसिफाई करते हैं एक एमिनो एसिड को। ये तीन मिलके मतलब कि भले ये तीन तो होंगे ही होंगे, फिर इनके साथ ये तीन भी हो, ये तीन भी हो, ये तीन भी हो, चार चार तीन फोर्थ ट्रिपलेट भी आ जाए तो तब भी एक के लिए भी वो कोड कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, और जो डायरेक्शन होती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड बेस की, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बेस की जो डायरेक्शन होती है वो 5 डेज से 3 डेज एंड की तरफ हम बात करते हैं। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है, 5 डेज से 3 डेज, क्योंकि डीएनए। और साथ ही साथ इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है बेटा। तो जो एडजेसेंट कोडॉन होते हैं डू नॉट ओवरलैप, दे डू नॉट शेयर एनी बेस, वो कोई बेस शेयर नहीं करेंगे, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। और हर एक सिंगल बेस जो होता है वो सिर्फ एक कोडॉन का बना हुआ होता है। जैसे सीक्वेंस जैसे यही है CCUCAG, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब कि इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही CCUCAG हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही CCUCAG ही पढ़ेंगे, लेकिन हम ऐसे कॉमा उसमें नहीं लगाएंगे। अगर आप कॉमा लगाते हैं तो फिर ये गलत है, इसमें कोई कॉमा नहीं लगता है। ठीक है, और जो प्रोटीन कंटेनिंग जो कोड होते हैं 100, द कोड फॉर प्रोटीन कंटेनिंग 100 एमिनो एसिड यूनिट कंसिस्ट ऑफ 300 न्यूक्लियोटाइड लिंक उसमें होते हैं। 100 होंगे तो तीन तीन करके होंगे तो 300 आ जाएगा ना, तो 300 उसके क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट रहते हैं, लीनियर ऑर्डर में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर बोला अगर इसमें ओवरलैपिंग होती, अगर ट्रिपलेट कोड ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होता तो 6 न्यूक्लियोटाइड में कोड कर पाते, एटलीस्ट 4 एमिनो एसिड को ही कोड कर पाते। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कोई कॉमा नहीं, कोई हाइफन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और कोई पंचुएशन मार्क भी इसमें नहीं होता है। तो जो जेनेटिक कोड होता है वो कॉमा लेस होता है, कोई पंचुएशन मार्क या गैप, पंचुएशन मार्क मतलब गैप होता है ना, कोई गैप इनमें नहीं होता है। जो रीडिंग होती है वो फिक्स पॉइंट से ही रीड हम करेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए। ठीक है, यूनिवर्सलिटी इसकी क्या होती है, जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है। कभी कभी आता है ना डैश कोड इज यूनिवर्सल, तो आप लिख दोगे जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। एक गिवन कोडॉन जो होता है डीएनए और एमआरएनए का, वो स्पेसिफाई करता है सेम एमिनो एसिड को जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जो ऑल ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैन या वायरसेस जिसको भी चाहिए वो सेम होता है। ठीक है, ये प्रूफ करता है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो चुका है कि एमआरएनए जो है आइसोलेट होता है। जैसे चिक के ओविडक्ट में इसमें बात करी गई थी, या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसमें हुए थे, तो ये यूनिवर्सलिटी इसकी पता है। ठीक है, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया है। और डीजेनरेसी इसकी होती है, जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है, यानी कि स्पेसिटी, इट लैक स्पेसिटी एंड वन एमिनो एसिड ऑफन हैज मोर देन वन कोड। तो एक एमिनो एसिड के एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं। हमने अभी देखा कि 4 कोड मिलके एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो स्पेसिफाई ये होते हैं। और दूसरा नॉन एम्बिग्युइटी ऑफ कोडॉन, हर एक कोडॉन कोड करता है एक एमिनो एसिड को, नन फॉर मोर देन वन, तो एक से ज्यादा के लिए कोड वो नहीं करता है। मतलब कि जैसे ये 4 मिलके इसके लिए कोड कर रहे हैं, ल्यूसिन के लिए कोड कर रहे हैं, ये 2 मिलके इसके लिए कोड कर रहे हैं, तो ये ल्यूसिन के लिए कर रहा है, तो अब यही दूसरे फिनाइल एलिनिन के लिए नहीं कर सकता है। मतलब भले ही 4 मिलके एक के लिए कोड करें, लेकिन फिर यही 4 किसी और के लिए कोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा नॉनसेंस और टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, 3 होते हैं 64 कोडॉन में से, UAA, UAG और UGA पढ़ा था ना। अब ये याद रखना पड़ेगा बेटा कौन से कोडॉन है, क्योंकि बाकी कोडॉन को याद नहीं रखना है, लेकिन UAA, UAG और UGA ये आपसे कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बाकी चीज़ों में भी पूछा जाता है। तो इसको क्या कह दिया जाता है, नॉनसेंस कोडॉन इन्हें कह दिया जाता है, जो कि कोई भी स्पेसिफाई नहीं करता इन एमिनो एसिड को। और इनको क्या कहा जाता है, ये या टर्मिनेटर होते हैं या नॉनसेंस होते हैं, या ये किसी स्पीसीज को या किसी भी प्रोसेस को रोकने का ये काम करते हैं, तो इनको स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनिशिएट और स्टार्ट कोडॉन, और एक कोडॉन आपने याद रखना है AUG, जो कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करता है, तो इसे स्टार्ट कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन है और ये स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट कोडॉन इसे कहा जाता है। और दूसरा जीन पॉलीपेप्टाइड पैरिटी, तो इसकी है ही, स्पेसिफिक जीन ट्रांसक्राइब करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को एमआरएनए के, जो कि प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने का इसका काम होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, जेनेटिक कोड के बारे में थोड़ा सा हमने आइडिया लिया, जिसमें हमने जाना कि इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट भी इसमें थे, हरगोविंद खुराना, जिसके लिए उनको क्या मिला था, फिर उसके बाद नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भी पूछा जाता है किसने एमिनो एसिड को स्पेसिफाई किया था, तो
निरेनबर्ग और हरगोविंद खुराना नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये भी बता दिया इवन कि कौन सा ट्रिपलेट किस एमिनो एसिड के लिए कोड करता है, जिसके लिए उनको बाद में दोनों को ही नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो इतना आया ना समझ में। तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा एक और टॉपिक, वैसे तो 2 टॉपिक फिर से रह जाते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और एक और हमारा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह इसमें है। तो थोड़ा सा हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। हमारा जेनेटिक कोड वाला टॉपिक इतना ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं, ये इतना ही था। अब इसमें मेन टेबल ही हमारी होती है। तो एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारा है वो होता है एक जेनेटिक मेकअप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइज इन इट्स डीएनए सीक्वेंस, मतलब कि जो भी जेनेटिक चीजें जो भी हमारी बॉडी में आने वाली हैं, जेनेटिक आ रहे हैं, कुछ भी अगर हमारी बॉडी में है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं डीएनए में उसके सीक्वेंस प्रेजेंट है। मतलब कि डीएनए 2 इंडिविजुअल जो अगर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो वो डीएनए की वजह से ही होते हैं, है ना। तो यही एक जेनेटिक मेकअप जो तैयार किया जाता है हमारी बॉडी में, उसे क्या कहा जाता है, वो कहाँ होता है बेटा, डीएनए में प्रेजेंट रहता है। तो genetic makeup of an organism lies in its DNA sequence, and if any 2 individuals differ from each other then there should be also differences in DNA at least at some places। तो मतलब कि अगर 2 इंडिविजुअल के बीच में हमें कोई डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं तो इट मीन्स ये हुआ ना कि उनके डीएनए के बीच में कोई तो चेंजेस है, कुछ तो चेंजेस उसमें है ना। हाँ, तो ये बताया जाता है। अब ये जो एजम्पशन थे, एक आइडिया, बात ये आई कि एचजीपीवी से कहा जाता है। व्हाट इज एचजीपी करके भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ही कहा जाता है। तो ये जो एजम्पशन थे, इसमें इसने एक आइडिया आगे को बढ़ाया कि कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को हम कैसे पहचाने। हमने कहा कि कुछ सीक्वेंसेस हैं, अगर 2 लोग अलग अलग दिखाई देते हैं तो उनके डीएनए में कुछ तो चेंजेस है जिस वजह से वो अलग नजर आते हैं या जो अलग होते हैं। तो ये जो एक आइडिया था ना, ये इसने आगे बढ़ाया, इसने एक आइडिया ले आया। ये जो बात थी ये एक आइडिया ले आई कि क्यों ना हम डिटरमाइन करें कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को। अब हमें पता है कि डीएनए का सीक्वेंस कितना बड़ा होता है। एक डीएनए, हमने कहा कि हम पूरे वर्ड का, अगर डीएनए को खोल दें किसी के डीएनए को, तो हम पूरे वर्ड का चक्कर लगा के, इतना बड़ा तागा वो होता है कि पूरे वर्ड का चक्कर लगा के वापस हम ले आ सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा होता है। तो अब इतने बड़े सीक्वेंस को पढ़ेगा कौन, इतने बड़े सीक्वेंस को हम जानेंगे कैसे। और ह्यूमन, इसीलिए इसी के सीक्वेंस को जानना ना, मतलब कि यही पूरे डीएनए के सीक्वेंस को जानना ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। वाई, ऐसे पूछा जाता है तो क्यों था, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए का सीक्वेंस है। और इसने पता है कितने साल लगाए थे, 13 साल। It was a mega project which took 13 years for its completion। Of course लगाएगा, इतना बड़ा डीएनए है, उसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो तो 13 साल, ये तो हम कह सकते हैं 13 ही साल में कंप्लीट हो गया। इतना बड़ा डीएनए का सीक्वेंस होता है, तो इसने 13 साल लगाए कंप्लीट होने में, यानी कि फ्रॉम 1990 से ये स्टार्ट हो गया था और अभी 2003 में ये कंप्लीट हुआ है। सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में जान के, ठीक है। इट वॉज कोऑर्डिनेटेड, अब ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने मिलकर ये किया था, जहाँ पे 2 मेन फैक्टर कंट्रीब्यूट किए गए थे इसको कंप्लीट करने के लिए। एक तो ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस को मतलब कि अच्छा ये था हमारे लिए कि हमने 1990 से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर उससे पहले स्टार्ट करते ना तो इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं। तो 1990 के आसपास पहुंचते पहुंचते हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन था सारी चीज़ों का, या हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि हम अच्छा कलेक्शन ले आए। तो एक अवेलेबिलिटी थी यहाँ पे, एक सिंपल और फास्ट टेक्निक हमारे पास प्रेजेंट थी डीएनए को सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए। और दूसरा ये कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जिसने हेल्प करी कि हर एक क्लोन, डीएनए के सेगमेंट के क्लोन बनाने में या उनको आइसोलेट करने में उसने हेल्प करी, ठीक है। अब बात आती है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन सेम इन्हीं वर्ड्स में आता है बेटा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्यों, ठीक है। तो इसके रीजन क्या है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो ये माना जाता है कि वो अप्रोक्सीमेटली 3 into 10, ह्यूमन जीनोम जो होता है 3 into 10⁹ BP के बराबर ये होता है, BP के बराबर होता है। और पता है आपका इसको कॉस्ट क्या था, इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग इन यूएस 3 BP, यूएस में 3 BP पर सीक्वेंस, मतलब पर BP का कॉस्ट जो था वो $3 था,
ठीक है। अब आप लगा सकते हैं कि टोटल जो कॉस्ट आया था वो 9 बिलियंस के आसपास ही आया था, अप्रॉक्सीमेटली ये माना गया। ठीक है, तो अब जो सीक्वेंस था, एक तो ये रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हुआ था, इसलिए मेगा प्रोजेक्ट था। दूसरा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगा था, इसलिए मेगा प्रोजेक्ट था। और नेक्स्ट, अगर सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड इन, अगर हम इसको अगर ना जो इस डीएनए का सीक्वेंस जब बाद में पता लग गया हमें कि इतने सीक्वेंस हैं, ये कहा गया कि अगर हम इसको स्टोर करके रखते ना, मतलब कि अगर हम टाइपिंग फॉर्म में इसको टाइप करते कि हाँ अच्छा इस सीक्वेंस में ये इसको टाइप करो, नेक्स्ट सीक्वेंस में इसको टाइप करो, अगर हम इसको टाइप फॉर्म में रखते तो पता है आपको क्या होता? हर एक पेज, ईच पेज ऑफ बुक कंटेनिंग 1000 लेटर, ईच पेज बुक का हर एक पेज उसमें 1000 लेटर आ रहे थे। ठीक है, 1000 लेटर आ रहे थे। एंड ईच बुक कंटेनिंग 1000 पेजेस, ईच बुक कहा गया हर एक बुक, कितनी सारी बुक्स होती होंगी उनमें 1000 पेजेस थे। ये तो वर्ड्स थे और ये पेजेस थे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 3300 बुक इसकी थी एंड 3300 बुक्स इसकी बनती या बनी। ठीक है, मतलब 3300 बुक्स में हर एक बुक में 1000 पेज थे और हर एक पेज में 1000 वर्ड्स थे। ठीक है, तो इस वजह से अब इसके लिए ज़्यादा स्टोरेशन की जरूरत पड़ती है हमें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब था तो सिंगल ह्यूमन की एक सिंगल सेल की बात है, एक सिंगल सेल में अगर हम इसका इन्फॉर्मेशन टाइप फॉर्म में अगर हम रखते, अगर इस सीक्वेंस को ऐसे स्टोर किया जाता तो इतना कुछ खर्चे के साथ साथ इतना कुछ 3300 बुक भर जाती, तब जाके इसके सीक्वेंस के बारे में हम लिख पाते। ठीक है, उसके बाद जो लार्ज और इनॉर्मस अमाउंट था डेटा का, इसको जनरेट किया गया, ये भी जरूरी था। यूज हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस होने की वजह से इतना हमें लिखने की जरूरत उसको नहीं पड़ी। डेटा स्टोरेज के लिए, एनालिसिस के लिए, रिट्राइवल के लिए बहुत अच्छा हो गया था, मतलब कि फायदा ये था। उसके बाद जो ह्यूमन प्रोजेक्ट जो हमारा आया वो क्लोज एसोसिएशन था, एक नई और रैपिडली डेवलपिंग एरिया, बायोलॉजी का एक नया रैपिड डेवलपिंग एरिया ये दे गया, जिसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से हम जानते हैं। इसका मतलब होता है कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की हम यहाँ पे बात करते हैं जो बताता है एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटिंग साइंस का एप्लीकेशन ये बता गया ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी पता चली कि अरे भाई अगर हम हाथ से लिखते तो या अगर वैसे टाइप करते तो 3300 बुक्स हमारी भर जाती और उसके बाद कोई पढ़ने वाला भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कर दिया, जल्दी से कंप्यूटिंग डिवाइसेस में हमने क्या कर लिया, उसको स्टोर कर लिया सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे को बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, किसी भी चीज के लिए, टेक्नोलॉजी का एनालिसिस के लिए, बायोलॉजिकल डेटा को मैनेज करने के लिए अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया जाता है। अब ये तो हमने पढ़ा कि मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, क्या क्या इसमें लगा, कितना होता, लेकिन क्यों, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, गोल्स क्या थे, इस एसजीपी के गोल्स क्या थे, उसके बारे में अगर हम बात करें, इसके गोल्स थे कि आइडेंटिफाई जितने भी जीन्स हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो 20,000 के आसपास, 20 से 25,000 के आसपास, मतलब कि टू आइडेंटिफाई ऑल जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। तो ह्यूमन डीएनए में इतना सारे जीन्स हमने आइडेंटिफाई करने थे, इस एक गोल ये था। दूसरा, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर एंड कंस्टिट्यूट ह्यूमन डीएनए। तो डिटरमाइन करने से जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर थे ना वो ह्यूमन डीएनए में, तो उसको भी हमने आइडेंटिफाई, डिटरमाइन करना था। स्टोर इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी डिजिटल फॉर्मेट में इसको स्टोर करना। तीसरा, टूल्स जितने भी डेटा एनालिसिस के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, टू इम्प्रूव द टूल्स रिक्वायर फॉर डेटा एनालिसिस। और जो ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। और एथिकल, लीगल और सोशल इशूज को एड्रेस करना, जिससे कि इस प्रोजेक्ट में अराइज हुआ था। ठीक है, अब ये तो ठीक था। अब इसका बेनिफिट क्या मिला फिर, जब ये एससीजी मतलब इतना पैसा खर्च करके, इतना टाइम लगा के, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या मिला, तो उसका ये था, बेनिफिट क्या मिला, तो द नॉलेज अबाउट इफेक्ट, नॉलेज के बारे में पता चला। डीएनए में आने वाले वेरिएशन, कौन कौन से वेरिएशंस डीएनए में होते हैं उनके बारे में हमें पता चला। इंडिविजुअल्स के बीच में जो वेरिएशंस आते हैं ना उनके बारे में हमें पता चला। कैन लीड टू डिस्कवरी, और इसने एक डिस्कवरी दी नए वे में डायग्नोस करने का, ट्रीटमेंट करने का। मतलब कि इसका फायदा ना, मेन फायदा उनको हुआ जो पेशेंट है उनको, क्योंकि हमें हर एक जगह पे पता चला कि अच्छा ये जीन होती है जो इस बीमारी को कॉज करती है, यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट होती है, इसका नेचर ये
है। अब जब उसका नेचर पता है तो हम इजीली उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। उस डिजीज का अगर हमें नेचर पता चल गया कौन सी जीन से हो रहा है तो उस पर्टिकुलर जीन के लिए हम वहां पे काम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे फायदा यही हुआ कि द नॉलेज अबाउट इफेक्ट ऑफ द डीएनए वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू डिस्कवरी ऑफ न्यू वेज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीजेज जो अफेक्ट करती है हमारे मैनकाइंड को, ठीक है। उसके बाद इट कैन हेल्प इन लर्निंग अबाउट डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस के बारे में जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए सीक्वेंस के बारे में समझने में फायदा हुआ, क्योंकि ह्यूमन जीनोम पढ़ लिया था तो दूसरे के बारे में जानने में आसानी हो गई थी। और जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया है, यीस्ट है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड्स हैं, ड्रोसोफिला है, प्लांट्स हैं, इनके बारे में इनको सीक्वेंस करने में आसानी हो गई। इनके जो चैलेंजेस थे एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, वो सारा हमें हेल्प मिल गया। फिर उसके बाद आई मेथोडोलॉजीज जो थी, एचजीपी की जो मेथोडोलॉजीज थी वो ये था कि दो मेजर अप्रोच इसमें थे। एक तो इसमें यूज किया गया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, ठीक है, जिनको कि टैक्स कहा गया, EST, ठीक है। ये जो मेथड थी ये फोकस कर रही थी आइडेंटिफाइंग ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज RNA, जितने भी इसी वजह से एक्सप्रेस कहा गया, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन, दिस मेथड इन्वॉल्व सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीएनए का पूरा सेट, जिसमें कि कोडिंग सीक्वेंस भी होंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होंगे, उनको पहचानना और उसके बाद उनको असाइनिंग करना फंक्शन को, और फिर रिजाइन, फिर सीक्वेंस कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों का ये मेथोडोलॉजीज उनकी थी। अब सीक्वेंसिंग कैसे की गई फिर इस जीनोम की, तो इसमें अलग अलग स्टेप आते हैं। तो फिर आती है, पहले हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, फिर हमने गोल्स की बात करी, फिर गोल्स के बाद हमने बात करी किसकी, बेनिफिट क्या इसका मिला हमें, बेनिफिट के बाद मेथोडोलॉजीज की बात करी, मेथोडोलॉजीज के बाद अब हम बात कर रहे हैं सीक्वेंसिंग की, ठीक है। सीक्वेंसिंग में कहा गया कि जो फर्स्ट द टोटल डीएनए, सबसे पहले क्या किया गया ना, अगर हम देखें तो कैसे काम किया गया, तो एक सेल से डीएनए को लिया गया, उसे आइसोलेट किया गया और एक रैंडम फ्रेगमेंट, छोटे जैसे बड़ा डीएनए तो उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर दिए। फर्स्ट स्टेप ये था, ठीक है। दूसरे स्टेप में उसके बाद क्या किया, अब इन फ्रेगमेंट्स को, जैसे एक फ्रेगमेंट ये हो गया हमारा, एक फ्रेगमेंट ये, दिस वन, बहुत सारे फ्रेगमेंट हो गए, तो अब इन फ्रेगमेंट को क्या कर दिया गया, इनका क्लोन बना दिया, इसी का जैसा दूसरा, इसी का जैसा दूसरा, फिर ये, ठीक है। अब क्लोन बना दिया, जैसे कि सूटेबल होस्ट के बोला कि दीज फ्रेगमेंट आर क्लोन्ड इन अ सूटेबल होस्ट में, जैसे कि बैक्टीरिया या यीस्ट का यूज कर लिया, स्पेशल वेक्टर का यूज किया, जैसे BAC फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा। BAC क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसे कहा जाता है। और दूसरा YAC होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, तो इनका यूज किया गया। तीसरा, अब क्लोनिंग हो गई, फर्स्ट में हमने कट कर दिया, कट करने के बाद क्लोनिंग हो गई, क्लोनिंग के बाद अब जो ये क्लोनिंग है, द क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लीड्स टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच फ्रेगमेंट। अब हर एक फ्रैगमेंट का एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे को किया जाएगा, जो कि सीक्वेंसिंग प्रोसेस को और ज्यादा इजी कर देता है, एम्प्लीफाई उसे हम कर देते हैं, ठीक है। और फिर फोर्थ में क्या किया जाता है, जो डीएनए के फ्रैगमेंट हैं जिनको जो सीक्वेंस हैं उनको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स में सीक्वेंस राइट किया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल, मतलब कि ये इसमें काम किया था फ्रेडरिक सैंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें काम किया था, इन सीक्वेंसेस को उन्होंने अरेंज किया था। और ओवरलैपिंग रीजन जो इनके होते हैं ना, दीज सीक्वेंसेस वर देन अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। इनके में कोई ओवरलैपिंग रीजन थे, जगह इनके पास थी, तो उस हिसाब से किया गया था। और ये रिक्वायर होता है दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग, तो सीक्वेंसिंग के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट उसके बाद फिर कंप्यूटर कुछ प्रोग्राम होते हैं, उनका इसमें यूज किया गया था ताकि इनका अलाइनमेंट हम कर सकें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सीक्वेंस था उसके बाद एनोटेट किया गया, और हर एक क्रोमोसोम में, और जो सीक्वेंस थे क्रोमोसोम के, जैसे कि एक क्रोमोसोम है वो कंप्लीटेड ओनली इन मे, मतलब कि एक ही बार में 2006 में एक क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस था ना
मतलब कि दिस वॉज लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस। तो द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वॉज कम्प्लीटेड ओनली इन मे 2006। 2006 में ये कंप्लीट हुआ था, एक ही का भी इतना टाइम लगाया था। फिर नेक्स्ट जो चैलेंजिंग टास्क था वो कि कैसे असाइन करें जेनेटिक और फिजिकल मैप को, हम कैसे असाइन करें, ये टास्क था इनका। तो उसके बाद ये सारे सीक्वेंसिंग करने के बाद, मतलब कि पहचानना, फिर तोड़ना, फिर एम्पलीफाई करना, फिर उसके बाद होस्ट की बॉडी में उसको एंटर कराना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो जो हमें नॉलेज चाहिए उसके बारे में जानना, ये हमारी सीक्वेंसिंग थी। ठीक है, तो ये हुआ पॉलीमॉर्फिज्म और रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कैसे कट किया जाता है। अब कट करने के लिए कैंची से या सीजर से थोड़ी कट किया होगा, एंजाइम्स को डाला होगा। एंजाइम एंडोन्यूक्लियस होता है जो कि इसको कट करने का काम करता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो मेथड होती है उसका, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, इसको रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। रेपिटेटिव डीएनए सेगमेंट्स होता है जिसको माइक्रोसैटेलाइट के नाम से हम जानते हैं। तो ये बहुत सारी प्रोसेसेस का इसमें यूज किया गया जिस वजह से इसकी सीक्वेंसिंग हो पाई। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ साइलेंट फीचर थे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, उसके बारे में बात करते हैं। तो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस पता चले ह्यूमन जीनोम में जब हमने बात करी। और एक एवरेज जीन जो होता है उसके पास 3000 बेस होते हैं, एक जीन के पास 3000 बेस होते हैं, ऐसा पता चला। और जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है ना उसको डिस्ट्रोफिन कहा जाता है। लार्जेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें ये पता चला कि बहुत बड़ा एक ह्यूमन जीन होता है जिसे लार्जेस्ट कहा जाता है, जो सबसे बड़ा होता है, डिस्ट्रोफिन इसे कहा जाता है। और इसके पास कितने होते हैं, 2.4 मिलियन बेस इसके पास होते हैं। बेस क्या, वही ATGC ही, 2.4 मिलियन बेस होते हैं। सोचो कितना डीएनए कितना बड़ा होता होगा जब एक जीन में इतने हैं, है ना। तो ये पता चला। और टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम आर एस्टिमेटेड, ये पता चला कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन है वो 30,000 है और हर एक के इतने ज़्यादा बेस प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ अब ये भी पता चला ना कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे मैं हूँ, आप हैं, अलग अलग, मतलब कि जैसे मैं हूँ और आप लोग हैं या आप लोग आपस में ही हैं, तो हम सभी का जो जीन डीएनए होता है ना, हम सभी का जो ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस होते हैं 99.9% हम सिमिलर होते हैं। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। ओवर 50%, फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर जीन द फंक्शन आर अननोन। तो 50% जो डिस्कवर हुए ना, नए 50% जो जीन डिस्कवर हुए उनका अभी तक फंक्शन नहीं पता है, अननोन है, उनका फंक्शन ही नहीं पता है। और लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, 2% से भी कम जीनोम ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, ऐसा हमें पता चला। ठीक है, और रिपीटेड सीक्वेंस जो होते हैं वो बहुत लार्ज पोर्शन में ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट है, हमें ऐसा पता चला, पोर्शन इनका होता है। और क्रोमोसोम 1 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन होते हैं, जो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है ना उसके बाद बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स हैं 2968। 30,000 में से 2968 जीन एक ही क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम Y के पास सबसे कम होते हैं, ये क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज़्यादा जीन है, कितने, 2968। और Y क्रोमोसोम के पास सबसे कम नंबर में जीन है 231। ठीक है, और देर आर 1.4 मिलियन लोकेशन इन ह्यूमन जीनोम। सोचो 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं जहाँ पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, अगर SNPS कहा जाता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से कहा जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन को फाइंड करने में, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हुई थी, जैसे जो भी डिजीजेज वगैरह होती है ना उसको ट्रेस करने के लिए। ओके, फिर अब फ्यूचर चैलेंजेस और एप्लीकेशन इसके क्या हैं कि सबसे पहले तो इट्स नॉलेज इज हेल्पफुल, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इसकी जो, इसको फाइंड करने के बाद जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये रहा वो ये रिसर्च इन्वॉल्विंग, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन की जहाँ पे हम बात करते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये है। और विद द होल जीनोम सीक्वेंस एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज we can be systematic in our approach to various medical questions in a broader scale। तो broader scale में हम मेडिकल वाला जो भी हमारा है, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम जो भी हैं उसकी हम बात कर सकते हैं इसमें, इसकी हेल्प से हम टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प, और उसके लिए ये फिर अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़, एक चैलेंज भी हमारे लिए कि हम अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को लाएं जिससे और ज़्यादा हेल्पफुल हो और ज़्यादा हम अच्छे से इसको पहचान सकें। और जितने भी जीन है जीनोम में, जैसे कि सभी ट्रांसक्रिप्ट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टिश्यू में, ऑर्गन में, ट्यूमर, ये भी स्टडी करने के लिए ये हमें हेल्पफुल हुआ। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से सीखने को मिली थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, जो कि मेगा प्रोजेक्ट है। तो आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, एक तो हमारा जेनेटिक कोड और दूसरा
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जेनेटिक कोड में हमें जहाँ पे पता चला कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, और साथ ही साथ ये एमआरएनए, इसमें थाइमीन ना होके एमआरएनए होता है, क्योंकि एमआरएनए ही प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, और हमें पता चला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम का भी एक प्रोजेक्ट चला था, जिसमें ह्यूमन के डीएनए को पूरी तरीके से एस्टिमेट किया गया था, उसे पहचाना गया था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि लार्जेस्ट ह्यूमन में एक नोन जीन होती है अभी तक जो हमें पता है, उसे डिस्ट्रोफिन कहा जाता है, और उसके पास 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। और हमें ये भी पता चला कि जो फर्स्ट नंबर का क्रोमोजोम है हमारी बॉडी में, जो फर्स्ट क्रोमोजोम है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन है 2968, और जो वाई क्रोमोजोम होता है उसमें सबसे कम जीन है 231। ठीक है, और हमें पता चला कि कितने फ़ायदे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, कितने फ़ायदे हैं हमने ये जाना, उसके गोल्स क्या क्या थे हमने इसके बारे में जाना, और साथ ही साथ सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, कैसे इसको पहचाना जाता है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सीखा है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर हमारा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम जानेंगे। एलेक्स जेफरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलेक्स जेफरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने डेवलप किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि क्रिमिनल केसेस में, पेरेंटल केसेस में, मैटरनल जो भी केसेस होते हैं हमारे, इन सभी चीज़ों में पैटर्निटी को सेटल करने के लिए और इवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जानेंगे के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म एक टर्म आता है हमारा, अभी भी आया हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर होगा नहीं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा हमारे दूसरे लेक्चर के साथ। तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो 7th चैप्टर नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इवोल्यूशन हमारे कोर्स से हट गया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की हम बात करेंगे, इससे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ की बात करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, और जेनेटिक कोड को समझिए, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझिए, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हर साल पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो हैव ए नाइस डे।